हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप सभी का अवधूत नगरी यूपीएससी एकेडमी में स्वागत करता हूं। अवधूत नगरी यूपीएससी एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन लर्नर के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसके फाउंडर मिस्टर अंकित मिश्रा जी हैं। यहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स, वीकली टेस्ट सीरीज और डिस्कशन प्लस डिबेट क्लास भी अरेंज करवाए जाते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए या वीकली टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, या फिर अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। आइए फिर आज का एडिटोरियल प्लस आर्टिकल को हम कवर करते हैं और आज डेट है 3 नवंबर 2020 और पेज नंबर फर्स्ट पे कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। पेज नंबर 2 पर है हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल, फार्म फायर्स बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू पोल्यूशन। इसमें लिखा है कि जो फार्म फायर है, मतलब खेतों में जो आग लगा देते हैं लोग बाग, किसान लगा देते हैं, वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है पोल्यूशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल आया हुआ है कि एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ने मंडे को कहा था, क्या कहा था मंडे को, कि भाई जो दिल्ली हाइट्स है आर वर्किंग हार्ड राउंड द क्लॉक टू कर्ब पोल्यूशन लेवल इन द कैपिटल बट स्टबल बर्निंग हैज रिमेन्ड द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। बताया गया है कि जो दिल्ली में है वो पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा, और उसमें सबसे बड़ी बात की जाए तो क्या है, आपका जो स्टबल बर्निंग है वो पॉल्यूशन को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और आपको पता है दीपावली भी आ रही है नज़दीक में, ठीक है। और ये रिपीटली और ये भी कहा गया है कि द राइजिंग पॉल्यूशन लेवल इज ड्यू टू स्टबल बर्निंग, और ये जो बढ़ता हुआ पॉल्यूशन लेवल है वो स्टबल बर्निंग के कारण है, जो कि पड़ोसी राज्यों में देखने को मिल रहा है। एंड द रिस्पॉन्स वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके लिए जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, एंड द स्टेट्स वाज एंड देयर नो अल्टरनेटिव टू स्टबल बर्निंग, मतलब स्टबल बर्निंग को लेकर वहां पर कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं दिया जा रहा स्टेट्स के द्वारा। मिस्टर ऐसी चीजें बताई जा रही है। मिस्टर राय कहते हैं कि वी वांट टू टेल द स्टेट्स कि हम राज्य को बताना चाहते हैं, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट और केंद्र शासन को, डेट देयर इज ए चीपर अल्टरनेटिव टू स्टबल बर्निंग, कि यहाँ पर स्टबल बर्निंग के लिए अल्टरनेटिव जो ऑप्शन है वो और भी सस्ता है, विच इज बायोडिकम्पोजर, जिसे हम बायोडिकम्पोजर कहते हैं, जो कि अभी पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहा है, उन्होंने ये बताया है। ठीक है, और पूसा रिजल्ट के बारे में मैंने आप पूसा डिकम्पोजर के बारे में अभी आपको 2 दिन पहले एडिटोरियल एक आर्टिकल्स में बताया था गाइज, आप लोग वहां से देख सकते हैं ये क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर इसी चीज के बारे में बताया गया है कि जो स्टबल बर्निंग वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर का काम कर रहा है पोल्यूशन को इंक्रीज करने में, और इसे पूसा डिकम्पोजर के द्वारा डिक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमारे यहाँ पर क्लियर होता है। आगे आते हैं हम अगले आर्टिकल्स की तरफ। पेज नंबर 5 पर आता है एक आर्टिकल, उस पर लिखा है कि सोमाउंड बाय एनसीबी दीपिका मैनेज द कृष्णा अनट्रेसेबल। तो हमें ये न्यूज से कोई मतलब नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एनसीबी। एनसीबी क्या है? नैरोकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एक इंडियन, ठीक है, एन इंडियन फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी, मतलब एक ऐसी एजेंसी है एक्चुअली। नैरोकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक ऐसी एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है, और ये एजेंसी जो है ड्रग ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग और इलीगल सब्सटेंसेस के रिगार्डिंग उसकी ट्रैकिंग करती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो नई दिल्ली में, एजेंसी एग्जीक्यूटिव राकेश अस्थाना आईपीएस डायरेक्टर जनरल है, और प्राइमरी गवर्निंग बॉडी जो है इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी। फाउंडेड हुई थी 1986 में। तो इस हिसाब से ये हमने देखा एनसीबी क्या है। पेज नंबर 8 पर बढ़ते हैं, तो राजस्थान ने 3 बिल पास किए हैं। ठीक है, सेंटर के जो फार्मूला है उसे खत्म करने के लिए, या उसके विरोध में कह सकते हो आप लोग। ठीक है, तो वो 3 बिल क्या है? एक तो मैंने आपको अभी 2 दिन पहले भी बताया था, वो जो 3 बिल थे हमारे, एक तो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स, ठीक है, बिल 2020, एक फार्मर्स अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस फार्मर सर्विस बिल 2020, एक असेंशियल कमोडिटीज को लेके। तो इसके बारे में मिस्टर धारीवाल जी ने क्या कहा है कि यदि कानून बिना किसी बदलाव के लागू होते हैं, तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होगी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होगा, ठीक है, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि क्यों पड़ेगा प्रतिकूल प्रभाव? क्योंकि चावल और गेहूं जैसे खरीद के लिए ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं होंगी। ठीक है, ऐसा इसमें बताया गया है। आगे देखिए, अगले एडिटोरियल की तरफ, सॉरी आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 9 पर, पेज नंबर 9 पर एक एडिटोरियल है हमारा, जम्मू कश्मीर के जो नए जमीन को लेकर जो नए लॉ आए हैं उसे डिफेंड करने के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, डिफेंड न्यू लैंड लॉज। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में ग्रोइंग एंग्जाइटी, मतलब जो बढ़ती हुई चिंता है, और या प्रोटेस्ट इन रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, या जम्मू कश्मीर में जो विरोध हो रहे हैं। ठीक है, द जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटर ऑन मंडे सेट, तो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने मंडे को क्या कहा है और इंट्रोड्यूस क्या किया किया है? लैंड लॉज के बारे में। ठीक है, ये लैंड लॉज के बारे में इंट्रोड्यूस किया है,
और बताया है कि जो न्यू लैंड लॉ होंगे विल नॉट ओनली अफोर्ड प्रोटेक्शन टू ओवर 90% ऑफ द लैंड, कि केवल 90% से अधिक भूमि को बाहरी लोगों के अलग थलग से होने से बचाएंगे, बल्कि बल्कि ये भी कहा है कि कृषि क्षेत्र में इससे सुधार होगा, रिवैम्प द एग्रीकल्चर सेक्टर, फोस्टर रैपिड इंडस्ट्रियल औद्योगिकरण में भी मदद मिलेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जॉब्स के काफी अवसर देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप की बात यहाँ पर बताई गई है कि अगर न्यूज लैंड लॉ को डिफेंड करते हैं हम लोग तब। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। अगला जो पेज है हमारा, पेज नंबर 10 पर एक आर्टिकल्स है कि स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप विल एड स्मूथ वर्क इन इवेंट ऑफ रीजनल क्राइसिस। मतलब राजनीतिक क्राइसिस में की बात करें कि क्षेत्रीय क्राइसिस की बात करें तो उसमें मतलब यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी, वो एक स्मूथ वर्क काम करेगा। ठीक है, रीजनल क्राइसिस के इवेंट को लेकर। तो इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि अभी मालाबार एक्सरसाइज की बात चल रही है और डेली लगभग एडिटोरियल आर्टिकल में इनके बारे में डिटेल आती रहती है कि ऑस्ट्रेलिया जो है मालाबार एक्सरसाइज, नवल एक्सरसाइज में भाग लेने की बात कर रहा है और ये शुरू होने वाला है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास हो रहे हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया की जो घोषणा है, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया की घोषणा है, तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए और स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, तो इसमें जो समुद्र सुरक्षा या फिर जो आपके बॉर्डर स्टेबिलिटी के बारे में मतलब काफी आपकी स्थिरता जताई थी, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ये कहा गया है कि इट विल डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी ऑफ आवर नेवी टू वर्क थ्रू एक्सरसाइज, कि ये हमारे नौसेना के लिए मतलब नौसेनाओं के साथ काम करने के लिए। ठीक है, इट विल डेमोन्स्ट्रेट उसकी क्षमता का प्रदर्शन करेगा, डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शन करेगा एबिलिटी ऑफ आवर नेवी, हमारे नेवी की क्षमता का, टू वर्क थ्रू एक्सरसाइज के द्वारा। ठीक है, और जिसमें वारफेयर सीरियल्स एंड द लाइक विद द नेवीज ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान बता दिया कि आपका इसमें कौन कौन काम कर रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज देयर इज टू बी a रीजनल क्राइसिस लाइक a natural humanitarian disaster, the ability to work smoothly with partners is crucial। क्यों यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक प्राकृतिक और मानवीय आपदा की तरह एक क्षेत्रीय संकट था और भागीदारों के साथ आसानी से काम करने की क्षमता जो है महत्वपूर्ण होगी। तो मेन तो यही है कि आपका मालाबार एक्सरसाइज में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और कौन कौन देश भाग ले रहे हैं और क्या बातें चल रही है, ये सारी चीज यहाँ पर देखने को है आपके लिए इम्पोर्टेंट। गाइस पेज नंबर 10 पर एक हमारा आया है, एक न्यूज है कि डिसाइड केसेस इज अगेंस्ट फॉरेन तबलीगी मेंबर सेज एससी। ठीक है, इसमें तबलीगी मेंबर्स के बारे में अगेंस्ट डिसाइड केसेस अगेंस्ट फॉरेन तबलीगी मेंबर्स, जो फॉरेन तबलीगी मेंबर्स के खिलाफ जो केस चल रहे थे उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई देखिए क्या कहा है कि, एक मिनट, district court to expeditiously decide cases against the तबलीगी जमात who have been discharged of charges, मतलब यानी कि जिन्हें डिस्चार्ज ऑफ चार्जेज अंडर द फॉरेनर एक्ट एंड डिजायर टू लीव द कंट्री, इन्हें बताया गया है कि जो विदेशी अधिनियम के तहत आरोप मुक्त किए गए थे और देश छोड़ने की इच्छा जो रखते हैं, ठीक है, वो जो मामले हैं उनको तेजी से उनमें तेजी लाएं। ठीक है, उनके खिलाफ जो केस है उनमें तेजी लाएं। और इसी के खिलाफ जो मतलब बेंच है एम कनिल खान विलकर की, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं मतलब यानी कि इस केस की एक बेंच पर सुनवाई कर रहे हैं। और मतलब ये जो बात है यहाँ पर, ये जस्टिस जो हो गई इसकी सुनवाई कर रहे हैं और इसके बारे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो केस है वो चल रहा है उसमें तेजी लाने की बात की जा रही है। बस ये है इंपॉर्टेंट, और कुछ नहीं है यहाँ पर, वैसे खास नहीं है, इसे आप लीव भी कर सकते हो इस टॉपिक को। ठीक है, पेज नंबर 10 पर हमारे लिए एक आता है एनआईए। गाइज एनआईए, ये बस मैंने वहां से आपका टाइटल ले लिया है, ये दो आर्टिकल है उनका टाइटल लिया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है एनआईए क्या है और ईडी क्या है। ठीक है, इसमें से ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एनआईए इंपॉर्टेंट और ईडी इंपॉर्टेंट है। तो एनआईए तो होगी एक एजेंसी, होगी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स के रिगार्डिंग इंडिया की काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है। और ये काम करती है इस बिना किसी स्पेशल परमिशन के स्टेट्स में भी काम कर सकती है। ठीक है, इसके जो एग्जीक्यूटिव वाईसी मोदी जी है, जो कि आईपीएस डायरेक्टर जनरल जी है, और इलेक्टेड जो इसके लिए इलेक्टेड ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल होता है वो अमित शाह है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर। और गवर्निंग बॉडी जो है हमारा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर हो गया और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो गया। चीफ इसके जैसे कि वाईसी मोदी जी मतलब योगेश चंद्र मोदी जी है। और ईडी क्या है, ईडी भी मतलब यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है
और ये क्या करती है, ये भी एक एजेंसी है, और ये क्या काम करती है, रिगार्डिंग टू द रेस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समिंग इकोनॉमिक लॉ एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम, मतलब जो भी इकोनॉमिकल क्राइम होती है, ठीक है, उस रिगार्डिंग ये सारी चीजें देखती है। और इसका गवर्न हुआ था, ये फाउंड हुई थी 1956 को, 1 मई 1956 को ये बनी थी। और इसका ऑपरेशन जुडिक्शन इंडिया का है, और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली का है। तो गाइज ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे कि ईडी क्या है, एनआईए क्या है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। आगे पेज नंबर 14 पर आपने जीएसटी के बारे में बताया गया, जीएसटी संबंधित एक टाइटल है, मैंने कल ही हाल में बताया कि यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जीएसटी, और जीएसटी क्या है इसके बारे में मैंने कल ही बताया, तो आप लोग कल के वीडियो को देख सकते हैं। एनटीपीसी नेट डिप 7.7% अप्रोक्स बाईबैक्स, एनटीपीसी की जो और ये नेट डिपिंग हो रही है 7.7% बताई जा रहा है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ गया एनटीपीसी क्या है। एनटीपीसी लिमिटेड कह सकते हो आप, नेशनल थर्मल पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस लिमिटेड, ठीक है, एक इंडियन पब्लिक सेक्टर है जो कि काम करती है रिगार्डिंग बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फाउंड हुई थी 1975 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली का है। और इसका पर्पस क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब बिजली का उत्पादन, उसका वितरण, नेचुरल गैस का उसकी खोज करना, उसका उत्पादन, ट्रांसपोर्टेशन और उसका वितरण, ठीक है। तो ये सारे काम हो गया। तो यहाँ पर हमने देख लिया एनटीपीसी क्या है। एडिटोरियल आता है एक बैक टू स्कूल का। इस बैक टू स्कूल के एडिटोरियल में क्या बताया गया है, इस एडिटोरियल में बताया गया है कि रीओपनिंग विल प्रिवेंट ए वॉश आउट ईयर, मतलब यानी कि ईयर को खराब होने से स्कूल खोलना बचा सकता है, लेकिन पैंडेमिक जो है कोई पास्ट नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। क्यों, इस देखिए आपको पता है काफी दिनों से स्कूल्स और कॉलेज है या जो भी एजुकेशन सेक्टर है वो सब बंद पड़े हैं, किस कारण, कोविड-19 के कारण। गवर्नमेंट सोच रही है कि बच्चे इससे ग्रसित ना हो या बच्चों को ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए उसने सारे स्कूल और कॉलेज और प्लस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है उन्हें क्लोज कर रखा है। तो बताया जा रहा है जैसे कि अब काफी दिनों बाद, लगभग 7-8 महीनों बाद अब आपके स्कूल्स को ओपन किए जा रहे हैं 2 नवंबर से, ठीक है, ऐसा कुछ कहा गया है। लेकिन अगर ये स्कूल्स खुलते हैं तो क्या मतलब यानी कि जैसे स्टूडेंट्स के ईयर को तो वॉश आउट कर देगा, तो क्या मतलब इन चीजों को भूलना आसान होगा या बच्चों को यहाँ पर भेजना सही रहेगा? क्यों? क्योंकि पैंडेमिक जो है वो पास्ट नहीं है, पैंडेमिक जो है वो चल रहा है, और चल रहा है तो मीन्स है जो डेंजर है या जो इसके इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट जो है या इम्पैक्ट जो पड़ेगा हमारे हेल्थ के ऊपर, वो काफी मतलब यानी कि गहरा होता है कई बार। तो इसी चीज का यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो पैंडेमिक है ये पास्ट नहीं है, करंट में है। तो अगर खोला जा रहा है तो इसके लिए स्कूल्स को, कॉलेज को, ठीक है, विद कॉशंस के साथ, प्रिकॉशंस के साथ ये सारी चीजें करनी होगी, ताकि स्टूडेंट्स आराम से, या स्टूडेंट्स को है इससे इम्पैक्टफुल ना, मतलब सॉरी, स्टूडेंट्स जो है इसके इम्पैक्ट में ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीजें बताई गई है, कोई खास नहीं है एडिटोरियल, मैंने बता दिया यहाँ पर। और अगला है कि एडिटोरियल है नेशन एंड द स्टेट्स, एजुकेशन को लेके बात की गई है, और इसमें एजुकेशन को बात की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा कुछ कहा गया है कि जैसे कि बताया गया कि भारत में 3 सिस्टम है, इंडिया के अंदर 3 सिस्टम है, ठीक है। और एक तो हो गया कि सेंट्रल सिस्टम जो कि एग्जाम बोर्ड को रन करती है, ठीक है, एग्जाम बोर्ड को रन करती है, डेट हैज ऑल इंडिया रीच थ्रू एफिलिएशंस विद इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल, जो कि देखिए डेट हैज ऑल इंडिया रीच थ्रू एफिलिएशन, जो कि पूरे भारत में मतलब एफिलिएशन के द्वारा इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूलों को एफिलिएशन के द्वारा चलाती है, और उन्हें कैटेगराइज भी करती है। और 2 स्कूल चेन सिस्टम बनाते हैं, एक सेंट्रल के, ठीक है, द सेंट्रल सिस्टम आल्सो इंक्लूड एडवांस प्रोफेशनल्स, और सेंट्रल में प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट आते हैं, यूनिवर्सिटीज आती है, ठीक है। और उसके बाद जो आपके दूसरा की बात करें, तो दूसरा क्या है सिस्टम इसमें, 1 मिनट, these latter these latter ones belong to second system क्या है, which also features provincial secondary board affiliation, जो कि सेकेंडरी बोर्ड एफिलेटिंग स्कूल्स होते हैं, ठीक है, स्टेट लैंग्वेज में जो पढ़ाते हैं वो आते हैं इसमें दूसरे में। और जो तीसरे सिस्टम के अंदर कौन आते हैं, जो प्योरली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, प्योरली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो आपके तीसरे सेक्टर में आते हैं। तो 3 सिस्टम हो गए आपके, तीनों सिस्टम मैंने बता दिया, ठीक है। पहले सिस्टम में तो मतलब यानी कि आप कह सकते हो कि वो
स्कूल्स या वो बोर्ड जो स्कूल को रन करवा रहे हैं। दूसरे सिस्टम में आ गया आपके प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स हो गए और प्लस उनके द्वारा सेकेंडरी बोर्ड एफिलेटिंग स्कूल्स कह सकते हो। और तीसरे में जो बिल्कुल प्योर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाले हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो, वो सारी चीजें। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन चीजों के लिए ही द नेशनल पॉलिसी अंडरस्टैंड द थ्री सिस्टम्स एजुकेशन इन इंडिया, मतलब जो थ्री एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इस प्रॉब्लम को अंडर एस्टिमेट करके, मतलब इसका सॉल्यूशन करेगा कह सकते हो आप लोग, और इस प्रॉब्लम को दूर करेगा। यहाँ पर ये सारी चीजें कही जा रही है। और मेन क्या है, एंड जो आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू आई है उसमें मेनली क्या है, क्या कैसे काफी सारी चीजें हैं। पीडीएफ के अंदर आपको ये इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, लेकिन मैं अभी आपको वर्बली इसका थोड़ा बहुत डिटेल बता देता हूँ कि क्या है, क्योंकि लेक्चर नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 29 जुलाई को, बुधवार को इसके बारे में लॉन्चिंग की गई थी, इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और जिसके बारे में इसके यूनियन कैबिनेट ने इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो कि हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के रमेश पोखरियाल निशंक जी है, उन्होंने इसे अनाउंसमेंट किया था एनईपी 2020 को। इसके बारे में मेन क्या, स्कूल एजुकेशन जो होंगे उनमें बोर्ड में सुधार किया जाएगा, बच्चों को विश्वास जगाया जाएगा, और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के द्वारा उन्हें सिखाने की कोशिश की जाएगी। 10+2 का जो स्ट्रक्चर है उसे खत्म करके 5+3+3+3, 5+3+3+4 के रूप में डिजाइन किया जाएगा, ठीक है। और जो टीचिंग का स्टैंडर्ड होगा, उनके 5वीं तक की बात करें तो उनके मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, मतलब मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। और ये भी बात की गई है कि जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मान लीजिए उनका अगर 1 साल पे ग्रेजुएशन करना छोड़ देते हैं, तो उन्हें 1 साल पे जैसे कि सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पे आपका डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पे आपकी डिग्री मिलेगी। इस टाइप से मतलब यानी कि अलग-अलग चीजें बताई गई, ताकि उनका साल आपका खराब ना हो। 1 साल अगर कर लिया तो आपका 1 साल का भी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और उसे आप उसके बाद आप दोबारा 1 साल ड्रॉप करके अगले साल आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। ऐसा भी चीजें यहाँ पर बताया गया है। और ये भी बताया गया कि जो एनरोलमेंट का रेशियो है वो 50% एनरोलमेंट और फुलफिल करने का इरादा है। जो एनरोलमेंट कम होते हैं उसे बिल्कुल एनरोलमेंट को बढ़ाने की बात कही गई है, जीडीपी में ग्रोथ की बात कही गई है। इस टाइप की काफी सारी चीजें हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पर बताई जा रही है। तो गाइज, इसके बारे में कंप्लीटली डिटेल एज ए मेन क्वेश्चन राइटिंग के रूप में आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप लोग इसके बारे में पूरा रीड कर सकते हैं कि कंसेप्ट क्या कहना चाह रहे हैं। अगला जो है हमारा एडिटोरियल, उसमें है सीरो सर्वे, ठीक है। सीरो सर्वे के बारे में बताया गया है कि सीरो सर्वे जो है वो हर्ड इम्यूनिटी की अंडर अंडर एस्टिमेट कर रहा है। सीरो सर्वे अंडर एस्टिमेट बिल्डिंग ऑफ हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि सीरो सर्वे क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो सीरो सर्वे के बारे में बताया गया कि सीरो सर्वे जो है यूज टेस्ट दैट एग्जामिन द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। सीरो सर्वे एक टेस्ट है जो कि क्या करता है, हमारे लिक्विड पार्ट का जो खून है, ठीक है, या सीरम है, उसके एग्जामिन करता है, उसकी जांच करता है, ना कि नाक की, थ्रोट की और मुंह की फ्लूइड की, ठीक है। ये बताता है कि इम्यूनो में हमारे इम्यून सिस्टम पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, वायरस है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अपॉन वायरस इन्फेक्शन द बॉडी कम्स विद द मैनी इम्यून रेस्पॉन्सेज। वायरस इन्फेक्शन की बात करें तो बॉडी जो है कई इम्यून रेस्पॉन्सेज के अंडर में आती है, या मतलब कई इम्यून रेस्पॉन्सेज उसमें नोट डाउन किए जाते हैं। वंस ऑफ दिस इज मेकिंग प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज। एक तो उनमें से है कि प्रोटीन बनता है जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं, ठीक है। और दिस शो अप विद इन फ्यू डेज आफ्टर द इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन के तुरंत कुछ दिन बाद बनना शुरू हो जाता है। और इन्फेक्शन जो है इटसेल्फ अपने आप क्या करता है, धीरे धीरे कुछ समय बाद वो गायब होना शुरू हो जाता है। और एंटीवायरस जो होती है एंटीबॉडीज में वो रह जाती है, ठीक है, और कई दिनों तक रहती है, कई बार 1 महीने तक रहती है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें कही जा रही है कि ये जो आदमी है जो इन्फेक्टेड है, सो इफ ए पर्सन वाज इन्फेक्टेड, अगर कोई आदमी इन्फेक्टेड है, वायरस मटेरियल वुड बी डिटेक्टेबल इन देयर नोज। तो वायरस मटेरियल को उनके नाक के द्वारा, थ्रोट के द्वारा या माउथ फ्लूइड के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर टेस्टिंग जो है टाइम पर डन नहीं होती है तो आदमी जो है, तो वी वुड नेवर नो इफ द पर्सन हैड बीन इन्फेक्टेड। अगर मान लीजिए टेस्टिंग नहीं होती तो हमें ये पता भी नहीं लगेगा कि वो आदमी इन्फेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। तो सो इफ द टेस्ट ब्लड फॉर दीज एंटीबॉडीज एट एनी पॉइंट, अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे इनका टेस्ट कर लिया जाता है इनके खून का, तो ठीक है, तो ये बता देता है कि वो पर्सन जो है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए मेन बात आती है सीरो सर्विस की। सीरो सर्वे है क्या। तो सीरो सर्वे के बारे में मैंने आपको बता दिया। सीरो सर्वे में एक रक्त के तरल भाग का जांच किया जाता है, जो कि
न कि नाक, गला और मुँह का, और उसमें पता लगाते हैं कि ये भाई वायरस का है या नहीं, या वायरस इन्फेक्टेड है या नहीं है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला एडिटोरियल है न्यूट्रिशन फॉल आउट ऑफ स्कूल क्लोज़र। आपको पता है सारे स्कूल्स, कॉलेज बंद चल रहे हैं, ठीक है? कोविड-19 के कारण, इस पैंडेमिक के कारण। और इसमें क्या हुआ है, इसमें जैसे पता है जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें वो पोषण या जो वो खाने का स्तर है या जो न्यूट्रिशन फूड है वो उन्हें प्रोवाइड नहीं मिल पा रहा। उन बच्चों को क्या, काफ़ी बच्चों को, ठीक है? तो यहाँ पर बताया गया उन्हीं चीज़ के बारे में कि लगभग 160 मिलियन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है, ठीक है? जिसके बारे में देखा गया है कि जो अनिश्चित समय के लिए जो स्कूल्स भारत में बंद हुए हैं, ठीक है? जैसे अनिश्चितकालीन के लिए स्कूल जो बंद हो गए हैं, उसमें लगभग 116 मिलियन बच्चे हैं, जिन्हें देखा गया कि न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल पा रहा है। लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम इन द वर्ल्ड हैज़ 1 मिनट, feeding program in the world that has undoubtedly played an extremely significant role in increasing nutrition। बताया गया है कि मतलब यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा स्कूल फीडिंग प्रोग्राम जो है, इसमें स्कूली बच्चों के पोषण शिक्षा और शिक्षा को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और कोविड-19 ने इसे बहुत ज़्यादा गिरा दिया है। मतलब यानी कि न्यूट्रिशन फूड को हमारे हटा दिया और बच्चों की शिक्षा को भी, इसके स्तर को भी गिरा दिया है। ठीक है? एक रिपोर्ट में बताया गया है कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड 2020 की रिपोर्ट में कहा गया है कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टनर, एक मिनट गाइज, रिलीज्ड बाय द फूड एग्रीकल्चर, और किसके द्वारा रिलीज किया गया ये रिपोर्ट, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, जो कि पार्टनरशिप है यूएन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उसने एक चिंता जताई, और चिंता ये जताई है कि भाई लगभग 369 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिन पर मतलब यानी कि न्यूट्रिशन फूड जो नहीं मिल पा रहा है, और जो उसमें से, उन देशों में से एक भारत का नाम भी आ रहा है। भारत देश भी ऐसा है जिसमें मतलब न्यूट्रिशन फूड बच्चों को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। इसमें इश्यू क्या मेन बन रहा है? इश्यू ये बन रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग, जीएचआई की रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग, जो भारत है 94 पोजीशन पे 107 देशों में से, ठीक है? और हमारे से आगे है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। और ये इंडेक्स वैल्यू क्या शो करते हैं? ये शो करती है कि मतलब यानी कि हमारा जो जीरो हंगर का जो गोल है, हम उसे अचीव नहीं कर पाएंगे इस हिसाब से, अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तब। ठीक है? और क्यों? क्योंकि एक मिड डे मील के अकॉर्डिंग, जो स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील मिलता था, वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग हो क्या रहा है, एक मिड डे मील में जैसे कि 450 किलो कैलोरी एनर्जी की मिलनी चाहिए, मिनिमम में 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन, और ठीक है, और विटामिन ए, सी, आयरन, जिनमें सारी चीज़ें मात्रा होती है, मतलब इन चीज़ों की ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन फूड बच्चों को प्रोवाइड होते थे, जब नहीं मिल पा रहे हैं, तो जिसके कारण यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि न्यूट्रिशन फूड उन बच्चों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न जो यही है, कोविड-19, ठीक? तो इस आर्टिकल में, एडिटोरियल में यही चीज़ कही गई है कि जो हमारे ज़ीरो हंगर का टारगेट है वो भी नहीं हम पूरा कर पाएँगे, और न्यूट्रिशन जो है बच्चों के सेहत के, या न्यूट्रिशन फूड की बात करें तो स्कूल क्लोज़र के कारण न्यूट्रिशन का जो स्तर है, न्यूट्रिशन फूड का स्तर है, वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है। बच्चों को न्यूट्रिशन वाले फूड नहीं मिल पा रहे हैं, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भारत की पोजीशन है वो 94 है, 94 है कितने देशों में से? 107 देशों में से। तो गाइज़, इस प्रकार से आज का हमने सभी जो एडिटोरियल है, आर्टिकल है, उन चीज़ों को कवर किया। ठीक है? जो भी इम्पोर्टेंस थे, मैंने आपको कोशिश की कि उसके बारे में बताऊँ, और इसके अलावा एक करंट अफेयर के भी मैंने पीडीएफ आपको डाउनलोड कर रखा है, और उसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बारे में हिंदू की न्यूज़, पीआईबी की न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो, या फिर अदर रिसोर्सेज जो भी इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ों को मैंने वहाँ पर कंटेंट को रखा है, और जिसके तहत आप अपने तैयारी को और अधिक मजबूती दे सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ का आज का हमारा सेशन खत्म होता है, और आज के एडिटोरियल और आर्टिकल्स को हम फिनिश कर पाते हैं। आप सभी को अगर मान लीजिए वीकली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वीकली टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन खत्म करता हूँ, और आज सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।